हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। आज हम यहाँ पर कक्षा 9th का जो 5 जुलाई को पेपर है उसकी तैयारी के लिए वीडियो शेयर कर रहे हैं आपको, जिसमें आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। सिलेबस के साथ साथ अभी आज का दिन और कल का दिन हम लोग अंतिम दोहराई करेंगे। ये वीडियो अपलोड होने के अगले दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी। पहले आप ये रिवाइज़ करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, साथ ही साथ आप जो मैंने पहली वीडियोस डाली हुई हैं कक्षा 9th की उनको ज़रूर सुनेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी तैयारी की तरफ। आप लोगों ने पूरे ध्यान से पेपर देना है। इस वीडियो में हम आपको शो करेंगे कि कैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे सोच समझ के आपको उनका उत्तर देना है। ठीक है बेटे, पेपर का लिंक सुबह आपको मिल जाएगा और ये लिंक शाम तक रहेगा, इसलिए आपके पास बहुत समय पेपर सोच समझ कर करना है। पेपर को सीधे ही खोलकर आपने ऑप्शंस को टिक नहीं लगाना, पहले आपने सोचना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो उसको दिमाग लगाना है, याद करना है, मेमोराइज़ करना है, फिर उसके बाद आपने टिक लगाना है। उसके बाद सारा पेपर सॉल्व करना है। बेटर वे तो ये होता है कि आप पेपर को एक बार रफ़ कॉपी पे लिखें, करके देखें और उसके बाद ही आप उसे अटेम्प्ट करें और सबमिट करें। तो चलते हैं अपनी दोहराई की तरफ कि आपको पेपर कैसे आना है। परसों आपका पेपर है। पहला भाग हमारे पास है भाषा और लिपि का, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो इसमें आपके पास कुल 12 प्रश्न हैं। उन 12 प्रश्नों में से आपको कुल जो प्रश्न लेने हैं सारे हमने करने हैं ये प्रश्न। तो देखते हैं बेटे, हमारे पास पहला प्रश्न है व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग है। इसकी आंसर है व्याकरण के मुख्यतः 3 अंक हैं, 3 अंग हैं। और कौन कौन से हैं वो, ये हमारा आंसर है। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये हमने किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। मैंने आपको 2 तरह की भाषाएं बताई थी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल दो, आधारभूत इकाई बोल दो, एक ही बात है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है बेटे ध्वनि, और अगर आपके पास लिखित भाषा की आधारभूत इकाई आ जाती है तो वो है वर्ण। तीसरा प्रश्न है हमारे पास नेपाली और मराठी भाषाओं की कौन सी लिपि है। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है बेटे। कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी इसकी 3rd ऑप्शन। उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मौखिक ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए कौन से चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है बेटे? लिपि के द्वारा। लिपि, इसका राइट आंसर आएगा लिपि। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। पहले आपने सारी ऑप्शन पढ़नी है, अपने दिमाग से सोचना है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ उसे क्या कहते हैं। जिस साधन के द्वारा अपने मन के भाव या विचार लिखकर कहते हैं तो उसे हम कहते हैं भाषा। रचना की दृष्टि से भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। भाषा की आधारभूत इकाई रचना। रचना का भाव होता है हमने लिख कर देखना है। लिखने के लिए भाषा की सबसे छोटी इकाई या आधारभूत इकाई क्या है बेटे? वर्ण। वर्ण। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। 7वां प्रश्न है हमारे पास, 7th क्वेश्चन। भाषा के व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। ऑप्शन 1 है हमारे पास सही इसकी।
और इसके बाद आ गया दाईं से बाईं ओर। दाईं इधर से बेटे, इधर से इधर को लिखने वाली लिपि को क्या कहते हैं? उल्टी तरफ से कौन सी भाषा हम लिखते हैं? इस तरफ से तो उर्दू भाषा लिखते हैं हम। राइट आंसर उर्दू आएगा। निम्न में से कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में बेटे एक तो इंग्लिश लिखी जाती है, जर्मनी लिखी जाती है, तो यहाँ पर अंग्रेजी ऑप्शन नहीं है तो जर्मन आएगा इसका आंसर। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? देवनागरी। देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। और उसके बाद हमारे पास एक 11वां प्रश्न है। 5-10 किलोमीटर के बाद बोली का रूप कुछ बदल जाता है, तो क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। सही है इसका उत्तर। लास्ट हमारे पास इसका प्रश्न आ गया। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां नहीं हो सकती। ये गलत है बेटे, कई बोलियां हो सकती हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती है। तो सारा भाषा और लिपि की हमारी दोहराई हो गई है, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं अपना अगले पेज पर, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। तो अगले पेज पर देखते हैं बेटे, हमारे पास आ गया कबीर दोहावली। कबीर दोहावली में हमारे पास है बेटे, सबसे पहले इसके दोहे दिए हुए हैं और फिर उसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है, साधु किसका भूखा होता है? ये हमने अच्छे से इसकी व्याख्या करी हुई है, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। साधु किसका भूखा होता है? भाव का। साधु किसका भूखा होता है? भाव का। धन का, भाव का, ज्ञान का, भोजन का, ये आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, लेकिन हमने क्या करना है? साधु किसका भूखा होता है? भाव का। अगला प्रश्न है हमारे पास, कबीर ने वास्तविक रूप से विद्वान किसे कहा है? वास्तविक रूप से विद्वान कौन होता है बेटे? कौन होता है? जिसने प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ा हो, जो वेदों का ज्ञाता हो, या फिर हमारे पास यहाँ इनमें से कोई नहीं। और इसका ऑप्शन है पहली, राइट ऑप्शन है इसकी। साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए? साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए? साधु की जाति, धर्म, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कौन अधिक मूल्यवान है? तलवार, म्यान, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तलवार, तलवार ज़्यादा मूल्यवान होती है। जग में लोगों ने क्या पढ़ा है? पोथियाँ, शिलालेख, अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। पोथियाँ पढ़ी हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 पर राइट आंसर फर्स्ट है। मुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो मुआ होता है मर गया। मुआ का अर्थ है मर गया। निम्न में से प्रेम क्या है? प्रेम भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो प्रेम जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद बेटे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है। पोथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पोथी का पर्यायवाची किताब। और ज्ञान शब्द का विलोम शब्द, ज्ञान का विलोम मतलब उल्टा, अज्ञान। ज्ञान का विलोम अज्ञान। पंडित शब्द का लिंग बदलो। देखो अभी ऑप्शन में पंडिताइन, पांडित्य, पंडिताइन, तो ऑप्शन ग हमारे पास सही है। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षर। आखर का तत्सम रूप अक्षर है। तो क्लियर हो गया बेटे, ये भी हमारा एक हो गया। इसके बाद हमारे पास है अगला पेज, कहानी हमारी है पंच परमेश्वर। ये हम पंच परमेश्वर शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास है बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी का, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?
कहानी में यह कथन किसने कहा? पहला जो हमारा प्रश्न है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? ये पहला प्रश्न किसने कहा था? तो ये कहा था खाला ने। खाला ने किसको कहा था? अलगू चौधरी को, क्योंकि खाला ने जो पंच था वो अलगू चौधरी को बनाया था। दूसरा प्रश्न, पंच की जुबान से खुदा बोलता है। कहानी में यह वाक्य किसने कहे? यह वाक्य कहे थे बेटे जुम्मन शेख ने। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, पंच में परमेश्वर कहानी के आधार पर मित्रता का मूल मंत्र क्या है? मित्रता का मूल मंत्र है बेटे विचार मिलने चाहिए। विचार मिलने चाहिए। पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर मित्रता का मूल मंत्र है विचार मिलने चाहिए। अलगू चौधरी ने समझू साहू को बैल कितने रुपए में बेचा? 150 रुपये में बेचा। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? अलगू चौधरी को बनाया था। ऊसर शब्द का क्या अर्थ है? ऊसर का अर्थ होता है बेटे बंजर। बंजर ज़मीन को ऊसर भी कहा जाता है। काया पलट शब्द का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा परिवर्तन। काया पलट होना, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या है? तद्भव गांव। ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या है? गांव। उसके बाद हमारे पास 9वां प्रश्न आ गया, समझू साहू ने जब समझू साहू ने जब अलगू चौधरी को से बैल लिया तब बैल गंभीर बीमारी थी। बैल को कोई बीमारी थी? नहीं बेटे ये गलत है, बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल से ज़्यादा काम करवा के इसी कारण वह मर गया। जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था। यस सही है बेटे, ये जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था। इसके बाद जितना पैसा इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? उतने में तो गांव मोल ले लेते। जितना पैसा हम इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो हम गांव मोल ले लेते। ठीक है बेटे। 12वां प्रश्न है हमारे पास, जब 12वां क्या प्रश्न है हमारे पास, तो कोई यह थोड़े समझा था कि तुम मौत से डैश कर आई हो, मौत से लड़कर आई हो। यहाँ क्या आएगा? मौत से लड़कर आई हो। यहाँ लड़ आएगा हमारे पास, लड़कर आई हो। ठीक है बेटे, 12 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा भाग जो रह गया है, वो है हमारे वर्ण विचार। चलो इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर के लिए। तो ये देखें वर्ण विचार। वर्ण विचार में पहला प्रश्न है हमारे पास, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें किस प्रकार के स्वर कहा जाता है? तिगुना मतलब ट्रिपल जिसमें समय लगे, वो कौन से स्वर होते हैं? प्लुत। कौन से स्वर होते हैं वो बेटे? प्लुत स्वर होते हैं जिनमें तिगुना समय लगता है, प्लुत। ये हमारी राइट ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन से स्वर अयोगवाह हैं? अयोगवाह मैंने आपको करवाया था, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो ये ग ऑप्शन, अ के ऊपर बिंदी और अ के पीछे विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? कुल 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि, भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं सबसे छोटी ध्वनि को? वर्ण। किसी भाषा में, अगर यहाँ पर बेटे ये बोल देते हैं मौखिक भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी रूप को क्या कहते हैं, तो ध्वनि आ जाता है। यहाँ पर भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण। किसी भाषा के व्यवस्थित वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार का होता है बेटे। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद आ गया निम्नलिखित में से व्यंजन के भेद कौन से हैं? व्यंजन के कौन से भेद हैं ये देखना है हमें। हमारे पास जो ये ऑप्शन दी हुई है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये किसकी है? स्वर की। ये किसकी ऑप्शन है? स्वर की। ये तो स्वर की बात हो रही है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये है व्यंजन। ये बेटे व्यंजन है। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न क्या आ गया कि इनमें से, आपको क्लियर करके दिखाती हूँ, इनमें से व्यंजन के भेद कौन से हैं? व्यंजन के भेद हैं बेटे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये हमारी राइट आंसर है इसकी। इसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला भाग कि मिलान करो क और क्ष। ये किसके साथ मिलान होगा? क्ष के साथ। ये किसके साथ आएगा? क्ष के साथ। इसके बाद है त और र। ये क्या होगा? त्र। त्र। और य और ज, ये ज्ञ। ज्ञ। श और र, श्र। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। किसी भी भाषा के वर्णों को 2 भागों स्वर और व्यंजन में बांटा जा सकता है? सही, बांटा जा सकता है। हिंदी से आगत स्वर का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में आगत स्वर का प्रयोग नहीं होता। हाँ जी, सही है, ये नहीं होता। तो बेटे मुझे लगता है ये आपका हो गया पेपर की तैयारी सारी। एक बार हमने रिवाइज़ कर लिया और आप लोगों ने क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, सुनना है और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। कोई गलती का चांस नहीं होने देना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना बेटा। धन्यवाद।